जय हिंद, नमस्कार मेरे प्यारे फ्रेंड। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके ही अपने ही परिवार में। और मैं ऋतिक शर्मा, आपका फिजिक्स का टीचर, आपका बड़ा भाई। आज आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ आपका अगला नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट, जो अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। सो स्टूडेंट, ये प्रैक्टिस सेट नहीं मेरे भाइयों, ये आप लोगों के लिए एक जो होता ना कि हमें अब अपना अंतिम मतलब कि जिस हिसाब से आप एग्जाम पैटर्न लो भाई, उसी पर बेस्ट एज इट इज़, उसी पर बेस्ट भाई अपने ये मॉक टेस्ट है। अगर किसी के इस मॉक टेस्ट के 15+ स्कोर आ रहा भाई, मैं तो उसकी तैयारी बहुत अच्छी मानता हूँ। अगर किसी 10+, यस आई एम सेइंग, इफ आर स्कोरिंग मोर देन 10 देन योर स्कोर विल डेफिनेटली मोर देन 20 योर अग्निवीर एग्जाम। ठीक है, ओके। तो आज कुछ क्वेश्चन अपने मतलब आज का जो मॉक टेस्ट है थोड़ा डिफरेंट है। इस मॉक टेस्ट के अंदर कुछ क्वेश्चन है वो रिपीट किए मैंने, ताकि मैं ये चेक कर सकूँ कि अगर कोई क्वेश्चन आपके सामने रिपीट होता है तो क्या वो क्वेश्चन आपके का सही हो पाता है, या फिर क्या वो क्वेश्चन आपका कितना कुछ तो सही हो पाता है। तो मेरे भाई, आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। और ये वीडियो एज ए वो लाइव वीडियो वीडियो है, तो भाई आपको वीडियो को लाइव ही देखना है और आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है, साथ साथ अपने आंसर को कमेंट भी कर देना है। ठीक है मेरे भाइयों। और आप सभी को पता है कि हम आपको ऑनलाइन मतलब फेस टू के बारे में पढ़ाते भी हैं। तो मेरे भाई, जैसे आपका एग्जाम अच्छा जाए, एग्जाम के रिजल्ट का वेट मत करना, क्योंकि दोस्तों आप एग्जाम का रिजल्ट का वेट करोगे तो भाई हो सकता है कि आपको एग्जाम मतलब फेस टू मतलब फेल भी हो सकते हो। तो भाई एटलीस्ट ऑफलाइन नहीं हो सकती, तो भाई ऑनलाइन अपने हमसे वो तैयारी करना। आपको ये आश्वासन मैं देता हूँ कि यू विल बी डेफिनेटली क्लियर योर फेस टू अंडर द गाइडेंस ऑफ मी। ओके, सो वहाँ पर मैं और राकेश भाई हम दोनों आपको वहाँ पर पढ़ाएंगे। तो भाइयों अच्छे से पढ़ाएंगे, तो डोंट वरी। अब जैसे आपका एग्जाम हो उसके बाद आपसे कॉन्टैक्ट करना। ठीक है, ओके। तो पहला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या है। पहला क्वेश्चन ये है कि एकदम सिंपल क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, और मैं तो ये चाहता हूँ भाई ये क्वेश्चन हर एक स्टूडेंट अटेम्प्ट करे, अपना मॉक टेस्ट के जो भी स्कोर वो कमेंट करना। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन ये है कि ए और बी दो वेक्टर है, उनके बीच का कौन क्या होगा। तो भाई देखो, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर दो प्रकार के वेक्टर होते हैं, तो मेरे भाई इनके बीच का कौन होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा मोड ए इंटू मोड बी। ठीक है, तो भाई ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, इसका फॉर्मूला होता है। अगर ये क्वेश्चन भाई किसी से नहीं हो तो भाई वो अपनी तैयारी को मतलब ऐसा मानना, अगर किसी से ये क्वेश्चन में नहीं हो तो भाई उसकी तैयारी बहुत वीक है। अब देखो कुछ नहीं करना मेरे भाई, यहाँ पर आपको सीधा ए को बी के साथ आपको वो डॉट करना है। तो देखो मेरे भाई, अब देखो ये इसका अगर मैं इसके साथ वो डॉट करता हूँ मेरे दोस्त, तो भाई इसमें कुछ नहीं होगा। बस आपको सीधा इसी चीज़ का ध्यान देना है। देखो आपको डायरेक्ट माइंड में करना पड़ेगी भाई ये कैलकुलेशन। देखो अब ये जब ये 2 i कैप 4 i कैप के साथ करेगा तो भाई 4 दूनी 8। ठीक है, वो सीधा लिख लो यहाँ पर। ठीक, ओके। अब बाद में ये जो 4 j कैप ये 2 j कैप के साथ करेगा तो प्लस का 8 भाई, वो मतलब इसको चीज़ों सीधा लिखो अपने माइंड के अंदर। ठीक है, ओके। बाद में तो ये 4 है, ये प्लस का 4, ये -4 के साथ करेगा तो भाई माइनस का 16। यानी मेरे भाई नीचे से कुछ भी आए, मेरे को इससे कोई मतलब, मेरे ऊपर हो गया 0, अगर किसी के ऊपर वो 0 आ जाता तो भाई उसकी पूरी वैल्यू वो 0 हो जाती है। यानी कोस के अंदर वो किसकी वैल्यू 0 होती है, तो सबको पता हुआ सर कोस के अंदर जो 0 वैल्यू होती है पाई/2, यानी इसका आंसर होगा पाई/2 एंड 90 डिग्री ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखो मेरे दोस्त, समीकरण P और इस आपसे आपके पास एक समीकरण, तो इसमें ये पूछा गया भाई ए बटा वी की विमा की। भाई वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। एचडी क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ से, अगर कुछ ना हो सके तो भाई एटलीस्ट इन जो ये मॉक टेस्ट है इनके नोट्स बनाकर लास्ट डे इस मॉक टेस्ट को रिवाइज कर लेना मेरे भाई। यहाँ से आपको 10 क्वेश्चन तो एचडी मिल जाएंगे, गारंटी के साथ कहता हूँ मेरे दोस्त आपको। तो देखो आपको निकालना क्या है, आपको ए और बी की वो निकालनी, विमा निकालनी। तो मेरे भाई इसमें कोई भी एक्सप्लेनेशन की वो नीड नहीं है, आप इसका आंसर आराम से बता सकते हो। यहाँ से भाई कुछ नहीं करना होता हमको। इसमें जो ये ए और टी यानी कि ए माइनस टी स्क्वायर हो रहा है, तो भाई इसका मतलब ये होगा भाई जो ये ए की विमा है भाई ये टी स्क्वायर बराबर होगा। यानी जो ए है भाई उसकी जो विमा होगी अपने पास टी स्क्वायर। ठीक है, यानी एक विमा अपने पास आ गई। बट हमको ए की नहीं, हमको बी की, भाई ए अपॉन बी की विमा पूछिए। तो भाई अब देखो मैं इससे बी की विमा कैसे निकालूंगा, तो भाई मेरे को कुछ नहीं करना। जो ये बी है इसको मैं इधर लेके जाऊँ, जो बी है इसको मैं इधर लेके जाऊंगा। ठीक है, और जो पी को मैं इधर लेके आऊँगा नीचे। ठीक है, ओके। यानी बी को मैं ऊपर इधर लेके गया, और भाई देखो बी एक्स को मैं इधर लेके गया। ठीक है, ओके। और फिर देखो ऊपर अपने पास होगा टी स्क्वायर। ठीक है, ओके। और नीचे मेरे पास है पी। तो भाई जो पी का क्या होता है, तो पी की जो होती है वो अपने पास दाब होता है भाई, दाब की विमा होती है अपने पास दंपल बटा क्षेत्रफल। तो m1 L माइनस में टी माइनस 2। ठीक है, ओके। अब जो ये x है ये इधर आ जाएगा, जैसे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ भाई ये L1 हो गया। ठीक है, ओके। तो ऊपर टी स्क्वायर बटा m1, अब L1 से ये कैंसिल हो गया तो L0 टी माइनस का 2। ठीक है, ओके, टी माइनस का 2। अब ये ऊपर जाएगा तो मेरे भाई यहाँ से -1, देखो जस्ट वेट, इसकी निकालनी भाई वी की निकालनी, तो भाई इसको लेके जाए तो अपना हिसाब से होगा ही -1
देखो निकालने की इसकी बी की विमा को निकालनी है, तो मैंने इसको पॉजिट कर दिया, ऊपर अपना टी स्क्वायर हो गया, ठीक है, ऊपर ये टी स्क्वायर अपना हो गया, ठीक है, क्योंकि इसकी विमा टी स्क्वायर होगी, ओके। और जो पी की जो होती विमा होती है वो अपने पास हो गया m1 l-1 t माइनस का 2, ठीक है, ओके। अब ये l1 इधर आ गया, इधर आकर इसको मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, ये नीचे इसके मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है, ये l1 से ये l1 कैंसिल होगा अपना, ओके। तो फिर बाद में भाई ये ऊपर जाएगा, तो भाई इसकी जो ये विमा बी की आगे m-1 और l4 यानी T4 m-1 T4 भाई इसकी वो यानी अपने पास आ रही विमा आ रही है m-1 और T4 अपनी ये विमा आ रही है, बट भाई ऑप्शन में तो अपना ऑप्शन नहीं मिल रहा है। देखो जस्ट वेट दोबारा चेक करते हैं। देखो मेरे भाई, देखो इस क्वेश्चन में हमको वास्तव में निकालना है, हमें इसमें ओके मेरे भाई, देखो ये गलती कर रहा हूँ, मेरे को ए बट्टा वी की विमा निकालनी, और भाई मैं एक्चुअल में बी की विमा निकाल रहा हूँ, ए बट्टा वी की विमा निकाल। अब ए की विमा कितने सारे, एक विमा होगी T2, नीचे भाई इसकी होगी m-1 और l4, ठीक है। अब ये ऊपर जाएगा तो भाई कुछ नहीं करता, ये m1 हो गया और ये टी है मेरे भाई, और ये T-2, यानी कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई, देखो अगला क्वेश्चन ये है कि जो एक बंदूक की एक एक गोली में 200 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के वेग से लकड़ी के एक तख्ते में प्रवेश करती है, ठीक है, उसके अंदर 4 सेंटीमीटर तक वो जाती है। यानी कि ये बोला गया है कि जब कोई गोली 200 सेंटीमीटर के प्रति सेकंड के वेग से अगर वो गति कर रही है, तो उसका जो गति है वो मेरे भाई वो है 4 सेंटीमीटर। बट हमको जो ये दूरी है भाई ये 4 सेंटीमीटर नहीं, हमको ये दूरी 9 सेंटीमीटर चाहिए, तो उसका वेग क्या होगा। तो मेरे भाई कुछ नहीं है इसमें जो अपने जो गति का तीसरा समीकरण है वो इसमें अप्लाई होगा। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ द मोशन थर्ड, यानी जो थर्ड लॉ वो क्या बोलता है, वो ये बोलता है मेरे भाई कि देखो v² बराबर हो गया u² प्लस का 2as, ठीक है। अब देखो अगर यहाँ पर भाई कुछ समझाने वाली वो बात वगैरह कुछ नहीं, अगर कोई गोली जहाँ जाकर रुक रही है तो उसका अंतिम वेग होगा 0, और जो त्वरण है भाई वो त्वरण है यहाँ पर, वो जो त्वरण है वो त्वरण भाई मंदन में परिवर्तित होता है, तो इसलिए भाई यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो भाई यहाँ से u² बराबर होगा अपने पास 2as, ठीक है, ओके, यानी u² बराबर 2as। तो यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ सर u² समानुपाती a हो गया, यानी नहीं सर a तो सबके लिए समान है ना, तो भाई s होगा। यानी कि देखो यहाँ से u1² बट्टा ये होगा u2² बराबर s1 बट्टा s2, ठीक है, ओके। यहाँ से भाई देखो u1 की वैल्यू अपने पास है 200, तो भाई 200 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, बट्टा u2², ठीक है, बराबर अपने पास होगा 4/9। अब देखो भाई इसको अगर आपको वैसे सोल्व कर सकते हो वैसे करना, बट मैं तो ये चाहता हूँ भाई इसका यहाँ से अगर मैं स्क्वायर उठा दूँ तो भाई यहाँ पर अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है, और इसका अंडर रूट होगा 2/3, ठीक है, ओके। तो 200 बट्टा u2 बराबर अपने पास होगा 2/3, ठीक है। इसको मैंने काटा 100 से, तो भाई u2 बराबर आएगा अपने पास 300 मीटर प्रति सेकंड। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका सी। देखो भाई मैंने कुछ नहीं किया इस ऑप्शन में, इस क्वेश्चन में भाई इजी क्वेश्चन आराम से सब स्टूडेंट इसको कर सकते हैं अटेम्प्ट, कोई दिक्कत नहीं है। u² समानुपाती s हो गया, ठीक है। तो भाई इस हिसाब से मैंने इस समीकरण को, इस जो क्वेश्चन इसको मैंने सोल्व कर दिया आपके सामने, और इस हिसाब से आपका कैलकुलेशन होगी, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ, एक प्रक्षेपीय को 30 डिग्री के कोण पर अगर उसे प्रोजेक्ट किया जाता है तो उसकी प्रास अगर आर होती है, तो अगर उसको 60 डिग्री के कोण पर प्रोजेक्ट किया जाए तो कितनी होगी। भाई हर एक क्वेश्चन हर एक स्टूडेंट इसका आंसर बता सकता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर किसी को इसका आंसर भी नहीं आया तो भाई उसकी तैयारी बहुत ही वीक है। देखो आपको सबको पता है कि अगर हम इफ वी टॉक इन द रेफरेंस ऑफ द रेंज in projectile motion, then we can say here the range will be the same for the थीटा एंड दी 90 माइनस का थीटा। यानी कि अगर कोई कोण अपने पास, अगर किसी को अगर हमने 30 डिग्री के ऊपर प्रोजेक्ट किया तो भाई उसको अगर हम 90 माइनस का 30 के ऊपर भी अगर उसे प्रोजेक्ट करें, यानी 60 के ऊपर भी प्रोजेक्ट करें, तो मेरे भाई इसकी जो प्रास है वो सेम आएगी, यानी कि इसकी जो प्रास है भाई वो आ रही रहेगी। ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, mg भार का एक कोई मनुष्य है, वो एक के जो रॉकेट में बैठकर वो 4g के त्वरण से ऊपरी तरफ जा रहा है, तो रॉकेट के अंदर मनुष्य आभासी भार क्या होगा। तो भाई देखो जो ये रॉकेट वाले कॉन्सेप्ट है भाई इसको याद रखना भाई, रॉकेट वाले कॉन्सेप्ट, ठीक है, लिफ्ट वाले कॉन्सेप्ट भाई ये सेम होते हैं। अगर कोई लिफ्ट ऊपर वो जा रही है तो भाई उसका जो जी इफेक्टिव वो क्या होता है भाई, जी इफेक्टिव बराबर अपने पास होगा जी प्लस का ए, यानी कि जो जी प्लस का 4g होगा, यानी भाई ये 5g होगा, यानी 5g उसका त्वरण है, और उसका अगर मैं उसको m से मल्टीप्लाई करता हूँ तो भाई वो अपने पास आभासी बार आ जाएगा, यानी 5mg। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, किसी गतिशील कण के गतिज ऊर्जा तथा विस्थापन समय के ग्राफ का ढलान क्या रिप्रेजेंट करता है। मेरे भाई ये क्वेश्चन में लगभग अपना जो 4th नंबर का जो मॉक टेस्ट था ना, 4th या 5th, आई हैव नॉट रिमेंबर्ड एग्जैक्ट, बट आई कैन से इफ इट मे बी 4th, so भाई in which I also have included this, उसमें मैंने इसको इंक्लूड किया था। so there I have given you each and every type of the explanation of this question. so here I can say if you find out the slope
of the graph which has been made between the kinetic energy and the वो displacement. So here I can say कि अगर हमको निकालना है भाई, देखो इधर अपना kinetic energy है, उधर अपना होगा displacement. अगर मेरे को इसका ग्राफ का वो ढलान निकालना है तो भाई कुछ नहीं है, यहाँ पर के ई अपॉन वो डिस्प्लेसमेंट होगा भाई. के ई को मैं क्या बोल सकता हूँ भाई, के ई अपना होता है बल इंटू विस्थापन. ठीक है, बल इंटू विस्थापन. ठीक है, यानी कि डी अपॉन डी, डी से डी कैंसिल, तो भाई एम ए. यानी कि यहाँ पर जो इसके बीच का जो ग्राफ है भाई मेरे भाई वो त्वरण के समानुपाती होगा. ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो गया भाई. आराम से बताया हुआ क्वेश्चन है पहले से, तो इसी क्वेश्चन आराम से कर सकते हो. अगला क्वेश्चन देखो. हाँ, हमारे पास दो गोले हैं, अपने पास ठोस है, दूसरा अपने पास अगर खोखला है, तो इनके मास समान है. यदि व्यास अगर उनके मास समान है तो व्यास के परितः जड़त्व अगर समान हो तो उनकी रेडियस का अनुपात हो. भाई मेरे भाई आपके लिए एक होमवर्क है, आपको ये बताना है कि एक तो अपने पास है खोखला मतलब गोला, खोखला गोला यानी होलो स्फीयर, एक अपने पास है ठोस गोला. तो भाई इनमें से किसका इनर्शिया ज्यादा होगा, तो भाई आपके लिए होमवर्क है, कमेंट करना. ठीक है, अब देखो मेरे दोस्त, यहाँ पर आपके पास ये बोला गया कि जो खोखला गोला है, ठीक है, उसका खोख है ला. भाई देखो यार हिंदी में इतनी मिस्टेक होती है. देखो खोखला गोला और जो ठोस गोला उसकी आपके पास इनर्शिया बराबर है. तो भाई खोखले गोले का इनर्शिया कितना होता है भाई, इसको आपको याद ही करना पड़ेगा, कोई ट्रिक वगैरह कुछ नहीं. तो भाई होता है 2/3 mr. अगर होलो तो भाई मैं यहाँ पर एच मान लेता हूँ, एच स्क्वायर बराबर 2/5. ये तो सबको पता होता है mr एस का स्क्वायर. अब हमसे इसमें पूछा गया है, इससे भाई देखो एम से एम कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल. ठीक है, तो भाई आर एच स्क्वायर अपॉन आर एस का स्क्वायर बराबर हो गया अपने पास 3/5. तो भाई इसका इधर से निकाल दो भाई, आर एच अपॉन आर एस का जो अनुपात भाई 1/3 अनुपात 1/5 आ गया. ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा भाई. इसी क्वेश्चन अगर आपको ये फॉर्मूला याद है मेरे भाई तो बता सकते हो, अदरवाइज अगर नहीं याद है भाई आपको प्रॉब्लम होगी तो भाई इसको याद कर लेना कि खोखले गोले के लिए इनर्शिया फॉर्मूला होता है 2/5, 2/3 एम आर स्क्वायर और 2/5 एम आर स्क्वायर होता है ठोस के लिए. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो. चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के मास का 1/81 है. गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का 6 है. तो इसका तात्पर्य क्या हुआ, तो भाई आपसे इसमें यह पूछा गया है कि अगर आपको ये मतलब उसका मास दिया गया है, ठीक है, मून का, और आपको उसका गुरुत्व त्वरण दिया गया, तो भाई उसके जो रेडियस उसमें संबंध पूछा है, तो इसका आप इजी से आंसर बता सकते हो सर. जो जी ई अपॉन जी एम बराबर होगा अपने पास कितना होगा सर, जी एम अपॉन आर स्क्वायर यानी आर ई स्क्वायर एम ई होगा अपने पास इंटू जी एम अपॉन आर एम का स्क्वायर. ठीक है, तो भाई यहाँ से जी कैंसिल हो गया. अब आपको भाई कुछ नहीं, देखो जी ई अपॉन जी एम का मान कितना भाई, देखो जी ई अपॉन जी एम का मान अपने पास है 1/6. ठीक है, 1/6. अब देखो एम ई अपॉन एम एम यानी कि जो पृथ्वी का मास है उसका जो मून का मास है उसका अनुपात आपके पास 1/81 है. ठीक है, ओके. नहीं भाई उल्टा है, देखो ये उल्टा हो गया, देखो उल्टा हो गया ना, हाँ उल्टा हो गया. देखो जी ई देखो उल्टा हो गया, देखो यहाँ पर देखो जस्ट वेट, तो यहाँ पर ये उल्टा हो गया ना मेरे से. देखो तभी मैं सोचूं भाई ये उल्टा क्यों हो रहा है. देखो आपको देखो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि सर जो जी एम अपॉन जी ई है वो मेरे भाई 1/6 है, और जो अपने पास जो एम यानी जो मून का मास है, जो पृथ्वी का मास है भाई उसका 1/81 गुना है. तो भाई इसको आपको उल्टा करना पड़ेगा, जी ई अपॉन जी एम अपने पास 6 हो गया. ठीक है, और एम ई अपॉन एम अपने पास 81 हो गया. ओके, तो आर एम अपॉन आर ई का स्क्वायर. ठीक है, ओके. तो भाई अगर मैं इसको इससे डिवाइड करता हूँ तो मेरे भाई अगर मैं इसको इससे डिवाइड करता हूँ तो देखो 6/81 बराबर अपने पास होगा आर एम का स्क्वायर बटे आर ई का स्क्वायर. ठीक है भाई, अगर इसका मैं अंडर रूट करता हूँ तो भाई √6/9 आ गया, बट्टा अपने पास होगा अपने पास आर एम बटा आर ई. अब देखो आपसे ये पूछा गया जो भाई पृथ्वी की जो रेडियस है वो इसकी कितनी होनी है, तो भाई मैं इसको आर ई को इधर लेके आऊँगा, तो आर ई अपने पास होगा 9/√6 आर एम. कौन सा ऑप्शन, यानी जो पृथ्वी की जो है रेडियस है भाई वो मून की रेडियस की 9/6 गुनी, यानी ऑप्शन नंबर 20 सही होगा मेरे भाई. इस प्रकार के क्वेश्चन में किसी भी प्रकार के एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं है. ये क्वेश्चन आप तभी ही सही कर पाओगे जब आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी, आपका माइंड शार्प होगा, अदरवाइज नहीं कर पाओगे मेरे भाई. तो भाई ऐसे क्वेश्चन की खुद सेल्फ प्रैक्टिस करो. मैंने एक बार बता दिया, तो भाई उसके बाद अपनी रफ कॉपी निकाल कर, अपने नोटबुक निकाल कर खुद से 2 से 3 बार इसकी प्रैक्टिस करो मेरे भाई, तभी ऐसे क्वेश्चन क्लियर हो पाएंगे. अगला क्वेश्चन देखो. प्रति इकाई वायुमंडल दाब पर पानी की संपीड्यता सिग्मा है. ठीक है,
तो ओ एवं पी वायुमंडलीय दाब के कारण वी आयतन में कमी कितनी होगी। मेरे भाई ये क्वेश्चन किस चैप्टर से, ये क्वेश्चन अपना है प्रत्यास्थता वाले चैप्टर से, ठीक है। तो उसमें ये क्वेश्चन करने के लिए आपको एक फॉर्मूला आपको आना चाहिए कि जो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक होता है ना, देखो जो ये संपीड़ितता का क्या मतलब होता है, संपीड़ितता होती है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक की उल्टा। तो अगर आपको आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का फॉर्मूला पता है तो भाई आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। अदरवाइज आपको देखो, अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता तो भाई इस क्वेश्चन को करने का कोई मतलब नहीं, आपको क्वेश्चन समझ में भी नहीं आएगा। तो भाई ऐसे क्वेश्चन करने के लिए अपने फॉर्मूलाज वगैरह को स्ट्रॉन्ग रखो, ठीक है। तो देखो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक होता है, देखो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक उल्ट, देखो जो संपीड़ित होती है भाई ये आयतन प्रत्यास्थता गुणांक की उल्टी होती है। तो पहले हमको आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का फॉर्मूला पता होना चाहिए। वो कितना होता है, सब अपने पास सिग्मा बराबर रो बराबर अपना होता है पी अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी, ठीक है, ये होता है। बट इसका उल्टा होती है संपीड़ितता, यानी कि हमसे यहां पर बोला गया सर जो सिग्मा है उसका मान अपने पास है डेल्टा वी अपॉन पी, यानी हमारे पास ये हमको दिया गया है, यानी कि ये चीज हमको हमारे पास दी गई। तो भाई इसका आप आराम से बता सकते हो कि सर यहाँ पर आपके पास है जो सर यहाँ पर हमको निकालना क्या है, हमको यहाँ पर डेल्टा वी निकालना। तो भाई डेल्टा वी आप आराम से निकाल सकते हो सर, डेल्टा वी बराबर देखो जो पी है ये इससे मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर, ठीक है। तो भाई ये होगा अपने पास, ये अपने पास हो गया सिग्मा वीपी, कौन सा ऑप्शन नंबर आपका सिग्मा पीवी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। तो मेरे भाई वैसे तो ये क्वेश्चन है एक ही लाइन का, बट अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता तो भाई आपके लिए बहुत हार्ड हो जाएगा। तो फिर आप बाहर कर ऐसे कहोगे सर क्वेश्चन हार्ड है, भाई क्वेश्चन हार्ड नहीं होते हैं। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो भाई आपके लिए इजी है, बट अगर आपके कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है तो भाई आपके लिए तो क्वेश्चन हार्ड होगा ही। तो ये क्वेश्चन वैसे हार्ड नहीं है, आराम से इजी क्वेश्चन आप कर सकते हो। सिग्मा रो वी आपका, सिग्मा पी वी आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखो, पानी की एक बड़ी बूंद विभक्त होकर दो समान माप की बूंदों में बनती है, तो इसमें कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन है वो सत्य है। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन को करने के लिए कंसेप्ट बहुत ही क्लियर होने चाहिए भाई। ऐसे क्वेश्चन एनडीए में बहुत ही ज्यादा आते हैं और इस बार तो एयरफोर्स में भी बहुत ही ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। तो मेरे भाई देखो पहले ऑप्शन में पढ़ते हैं कि दोनों बूंद का ताप का योग प्रारंभिक बूंद के समान हो। भाई ये कभी नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि जब एक बड़ी बूंद है वो छोटी बूंदों में टूटती है तो मेरे भाई ये बड़ी बूंद है ये उष्मा का पहले उष्मा लेगी, उसके बाद ये बूंदों में वो टूटेगी। यानी कि जो इसने है इसका मतलब तो देखो पहले इसने उष्मा को वो ग्रहण किया, यानी इसने ताप लिया, फिर ये दो बूंदों में वो टूटी, यानी कि इसका जो ताप है इनके ताप से कम होगा, यानी कि इनका ताप है वो कम होगा, इसका ज्यादा होगा, ठीक है। आई बात समझ, ताप कभी बराबर नहीं हो सकते। ऑप्शन नंबर ए गलत होगा। ऑप्शन नंबर सी को पढ़ते हैं कि दोनों बूंदों की रेडियस का योग है प्रारंभिक बूंद की समान। भाई ये कभी नहीं हो सकता। इनके जो रेडियस में क्या संबंध होता है वो आपको मैं बता रहा हूं, बस वो होता है अपने पास आर बराबर होता है n⁻⁴ स्मॉल r, यानी कि ये इसमें संबंध होता है। भाई आप यहां से कैसे बता सकते हो कि सर इनका जो योग है, यानी कि ये अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ये बोल रहा है सर आर बराबर होता है अपने पास r1 + r2। भाई इसने तो ये बोला, बट ये कतई नहीं होता भाई, फॉर्मूला एग्जैक्ट में ये होता है। तो भाई मेरे को ये बताओ कि अगर उसकी रेडियस ही समान नहीं है तो भाई उनकी एरिया कहां से समान हो, यानी ऑप्शन नंबर ए, सी और डी वैसे गलत हो गया, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, ठीक है। तो मेरे भाई इसी प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे ही एलिमिनेशन टेक्निक से करने होते हैं हमको। तो भाई अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आप अच्छे से इस क्वेश्चन को कर सकते हो, अदरवाइज तो आपके लिए वैसे हार्ड होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखो, सिग्मा घनत्व वाले किसी वस्तु का भार W है तो वो तो वायु में इसका आभासी भार क्या हो। भाई ये क्वेश्चन में मैंने कल वाले प्रैक्टिस सेट से उठाया, तो भाई आपका इसका आंसर भी सही होना चाहिए, ठीक है। तो एक्चुअल में इसका आंसर होगा W × 1 - का सिग्मा बटे रो। अब देखो भाई ये कैसे आया, तो देखो भाई यहाँ पर एक्चुअल में होता क्या है W × 1 का, अगर ऊपर हमारा पानी है तो उसका वो घनत्व बटा नीचे वस्तु का घनत्व। तो भाई ऊपर पानी है या फिर वायु है, जो भी अपने पास मीडियम है उसका घनत्व आता है, नीचे आता है वस्तु का घनत्व। तो भाई यहाँ पर हमारे पास जो मीडियम है वो अपने पास वायु, और वायु का घनत्व सिग्मा है, सिग्मा बटे रो। आपका ऑप्शन नंबर आपका मतलब डी सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 1 ग्राम बर्फ को 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 1 ग्राम जल में मिलाया जाता है तो मिश्रण का ताप क्या होगा। तो भाई इस क्वेश्चन को करने के लिए मेरे दोस्त हो सकते हैं इस क्वेश्चन को स्किप कर देना, बट अगर ऐसे क्वेश्चन तभी कर पाओगे जब आपके फॉर्मूले वगैरह क्लियर हो मेरे भाई। तो भाई ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, इसमें कुछ प्रकार की एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं है, तो इसके लिए फॉर्मूला अपने पास होता है। देखो अगर हमें मिश्रण का ताप निकालना तो भाई वो होता है अपने पास डेल्टा टी, मतलब कैपिटल टी मान लो, ठीक है। तो भाई वो कैपिटल टी बराबर होता है एक्चुअल में जो अपने पास जो ताप है, यानी एक्चुअल जो ताप है माइनस अपना होता है पानी की गुप्त उष्मा, यानी कि पानी की गुप्त उष्मा बट्टा पानी का द्रव्यमान अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक्चुअली अपने पास टेम्परेचर क्या है वो अपने पास है 100 मान। अब देखो अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट का ये मतलब कि ये सवाल होगा सर हमारे पास यहाँ पर तो जो गुप्त उष्मा उसका मान नहीं है। तो मेरे भाई इसको याद रखना कि पानी की विशिष्ट उष्मा अपने पास होती है 1, और जो गुप्त उष्मा मेरे भाई वो होती है अपने पास 80, यानी जो अपने पास जो विशिष्ट उष्मा वो होती है 1, जो गुप्त उष्मा होती है अपने पास 80। इसको याद रखना इस मान को। तो भाई हो गया अपने पास 180 अपॉन मास कितना है सर, मास अपने पास है 1 ग्राम, तो भाई 1 ग्राम हो गया बट्टा 2 अपने पास होगा
समझाता हूँ भाई। 100 माइनस का 80/2, ये मेरे पास होगा 20/2 बराबर मेरे पास 10 डिग्री सेंटीग्रेड। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका सी। तो मेरे भाई आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हो मेरे दोस्त। अगर ये क्वेश्चन तभी कर पाओ जब आपकी फॉर्मूला वगैरह क्लियर है, अदरवाइज तो ये क्वेश्चन आपके लिए हार्ड होने वाला है। वैसे तो मेरे भाई ये केवल एक ही लाइन का क्वेश्चन है, ये तभी एक लाइन का क्वेश्चन है जब आपकी फॉर्मूला क्लियर है मेरे भाई। तो मेरे दोस्त फॉर्मूला वगैरह को अपने को स्ट्रॉन्ग कर लो मेरे भाई। अगर फॉर्मूला वगैरह क्लियर नहीं है तो मेरे भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो भाई फॉर्मूला वगैरह को क्लियर करो मेरे दोस्त, तभी ही कुछ हो पाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखो, देखो CO यानी कि जो CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड कि Cp/Cv की वैल्यू क्या होती है। अब भाई इस क्वेश्चन को देखकर मेरे मतलब कि बहुत सारे स्टूडेंट ये बोलेंगे सर ये क्वेश्चन तो बहुत हार्ड है, हमें तो इसमें कुछ नहीं पता है भाई, Cp/Cv की वैल्यू हम कैसे निकालें, हम तो इसमें कुछ नहीं आता है, ऐसा कुछ हमने पढ़ा ही नहीं है। तो वैसे मेरे भाई ये आपने पढ़ा बहुत कुछ है, ये आपने जो पढ़ा उसी से संबंधित है, बट आपको उसको वहां पर रिलेट करना पड़ेगा। अब मेरे को ये बताओ जो CO है ये किस प्रकार की गैस है, यानी जो C है ये एक परमाणविक है, द्विपरमाणविक है, या फिर ये त्रिपरमाणविक है। तो आप आराम से बता सकते हो सर ये द्विपरमाणविक गैस है, यानी कि हमें यहाँ पर जो द्विपरमाणविक गैस के लिए Cp/Cv की वैल्यू बतानी है। यानी जो Cp/Cv बराबर गामा होता है, यानी कि जो द्विपरमाणविक जो गैस है, यानी कि जो डाई मोलिकुलर जो अपने पास जो गैस होती है उसका आपको यहाँ पर मतलब Cp/Cv की वैल्यू बतानी है। तो भाई अगर आपको ये वैल्यू आपको याद रखनी मेरे भाई कि द्विपरमाणविक गैस के लिए जो अपने पास वैल्यू होती है वो अपने पास होती है 1.40, ठीक, 1.40। तो अगर आपको इसको निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो, 7/5 होते हैं, ठीक है। तो 7/5 तो 5 से कम 5, ठीक है, ओके। और कितना बचा अपने पास? बच गया सर 2, 20, 40, यानी 1.40 होते हैं, ठीक है। अब भाई ये मत पूछना है 7/5 कहाँ से, इसको भी आप आराम से निकाल सकते हो। सर ये होता है अपने पास 3/2 μRT वाले फॉर्मूले से आप इसको आराम से निकाल सकते हो। तो भाई अब इतना ही बताऊंगा अभी कि आपको इसको याद रखना कि द्विपरमाणविक गैस के लिए जो गामा का मान होता है अपने पास 1.40। अगला क्वेश्चन देखो, नियत दाब पर एक परमाणु गैस को नियत दाब पर एक द्विपरमाणु गैस को उष्मा दी जाती है। तो भाई ΔQ, ΔU और ΔW का मान बताओ। तो मेरे भाई ये क्वेश्चन भी सेम इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो मेरे भाई ये बताओ कि द्विपरमाणु गैस के लिए जो ΔQ होता है इसका मान कितना है। ΔQ से मेरा मतलब है कि स्थिर दाब पर, यानी ΔQ से मेरा मतलब सर आपको Cp बताना है। तो भाई Cp बराबर होता है अपने पास 7/5 μRT, ठीक है, हो गया। और जो अपने पास जो ΔQ है मेरे भाई ये आपको होता है CV, यानी जो स्थिर आयतन पर उचिष्ट उष्मा। तो मेरे भाई ये होता है अपने पास सर 7/5 से 7/2 होता है, ठीक, ये 5/2, ठीक है, μRT, ओके। अब मेरे भाई अब देखो, अब मेन अपने पास खेल होता है सर हमको ΔW कैसे निकाले। तो मेरे दोस्त ΔW तो आपको सबको पता होता है, उष्मा गतिकी के प्रथम नियमानुसार ΔQ बराबर होता है ΔU प्लस का ΔW, ठीक है। तो यहाँ से ΔW बराबर अपने पास होगा ΔQ माइनस का ΔU, ठीक। अब इसको अगर आप आगे सोल्व करते हो सर 7/5 μRT माइनस का 5/2 μRT, तो भाई इसका आप आराम से बता सकते हो मेरे दोस्त कि सर ΔW बराबर होगा μRT, यानी 2/2 μRT। तो कोई दिक्कत नहीं। अब आपको इसका रेशियो बताना है, 7/5, 5/2 और 2/2 का आपको वो रेशियो बताना। सर 7/5 रेशियो 7/2 है मेरे भाई, बटे 2/2 अनुपात 2/2। तो इसका रेशियो 2 से 2 कैंसिल होगा, तो 7:5:2। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर आपका C। तो मेरे दोस्त अब ऐसा क्वेश्चन आपके सामने है भाई। अब आपको सवाल होगा सर ये हार्ड है। भाई हार्ड कहाँ पर है मेरे दोस्त? अब मेरे को ये बताओ, अगर मेरे को ΔQ की वैल्यू पता है, अगर मेरे को ΔV की वैल्यू पता है, तो भाई मैं ΔW आराम से एक ही लाइन के अंदर इसका मैंने निकाल लिया। यानी मेरे को ना तो ये स्टेप लिखना पड़ा, ना मेरे को ये स्टेप लिखना पड़ा, ना मेरे को ये स्टेप, ना मेरे को ये स्टेप। मैं डायरेक्ट इसी स्टेप को लिखूंगा और इस स्टेप को लिखने के बाद डायरेक्ट मैं इसी स्टेप को लिखूंगा। भाई ये मात्र 2 स्टेप का ये क्वेश्चन है। तो मेरे भाई अगर आपको ये हार्ड लग रहा है तो भाई आपकी ये कमजोरी है। एक्चुअल में ये हार्ड नहीं है, मैंने आपको समझा इसलिए मेरे को टाइम लगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका C सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक ही व्यास के एक ही व्यास के समान सतह के 2 गोले A व B है। ए का व्यास B के व्यास का आधा है। यदि इन्हें समान ताप से गर्म किया जाए तो निम्न में से ठंडा कौन होगा? ठंडा मतलब जो किसी को ताप दिया गया तो भाई वो ठंडा होगा। तो ठंडा A जल्दी होगा या फिर B जल्दी होगा? तो ऑब्वियसली आप ये बता सकते हो। सर देखो यहाँ पे ये बोला गया है जो A का व्यास है वो B के व्यास का आधा है, यानी कि A का व्यास 2 गुना, यानी कि A का आकार बहुत ही बड़ा है, यानी कि देखो A का आकार इतना तो भाई B का आकार इतना होगा। थोड़ा कोई यार इसको साफ करता हूँ, आराम से समझाता हूँ। देखो स्ट्रेट देखो, हाँ आप देखो ये होगा A का आकार, ओके, और ये होगा अपने पास B का आकार। अरे समझ में, ये होगा A और ये होगा B, यानी तो एक्चुअली जो B का आकार है भाई ये बहुत बड़ा है। आपसे ये पूछा गया है मेरे दोस्त कि आप देखो अपना कॉमन सेंस इस क्वेश्चन में यूज करो। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें अगर आप फॉर्मूला वगैरह नहीं पता है तो आप अकॉर्डिंग टू योर सेंस यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। तो देखो मेरे भाई मेरे को ये बताओ कि एक गोला बहुत छोटा और एक गोला बहुत बड़ा है, तो कौन सा गोला जल्दी वो ठंडा होगा, पूरा ठंडा? तो आपका आंसर होगा सर जो छोटा वाला गोला है वो जल्दी ठंडा होगा।
तो यानी कि आप अकॉर्डिंग टू योर सेंस ऑप्शन नंबर आप ए और सी को आप काट सकते हो, यानी ऑप्शन नंबर आप बी और सी में कंफ्यूज हो सकते हो। तो भाई इस चीज़ को याद रखना कि जो ठंडे होने की जो दर होती है ना, दर यानी ठंडे होने की दर वो समानुपाती होती है 1/, रेडियस की। यानी कि अगर आपकी रेडियस अगर आधी है, अगर आपकी रेडियस अगर आधी है तो उसकी ठंडे होने की दर 2 गुनी हो जाएगी, यानी कि जो ए के ठंडे होने की दर बी की अपेक्षा 2 गुनी हो जाएगी। तो भाई इस क्वेश्चन में आप अगर बी और सी दो, अगर आपको 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन हो तो मेरे भाई वहाँ पर आप किसी न किसी ऑप्शन को टिक अवश्य करना, क्योंकि हो सकता है कि तुक्का भी चल जाए। अगला क्वेश्चन देखो, सरल आवर्त गति करने वाले आवर्तकाल करने वाले कण का आवर्तकाल 4 सेकंड पर मतलब 4 सेकंड है, तो वह मध्य स्थिति से चलकर अधिकतम विस्थापन की मतलब आयाम की आधी दूरी तय करने में समय लगा। भाई ये क्वेश्चन सेम टू सेम कल वाली क्लास से उठाया है, तो भाई इसका आंसर प्लीज इसका आंसर गलत मत करना, ठीक है। तो देखो इसमें कुछ नहीं होता, आपको पता सर विस्थापन का फॉर्मूला अपने पास होता है ए साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब वाई का वैल्यू अपने पास a/2, यानी कि a/2 बराबर ए साइन ओमेगा टी। तो भाई यहाँ से ए से कैंसिल, तो 1/2 साइन में 1/2 वैल्यू होती है सर साइन पाई/6, पाई/6 बराबर होगा साइन ओमेगा टी, ठीक है। साइन से साइन कैंसिल, ठीक है, ओके। तो भाई पाई/6 बराबर अपने पास ओमेगा, ओमेगा वैल्यू अपने पास 2π/t होता है, 2π/कैपिटल टी, कैपिटल टी वैल्यू अपने पास 4, तो 4 इंटू स्मॉल टी। भाई पाई से पाई कैंसिल, ठीक है, 2 से ये 2 कैंसिल, तो भाई ये से 2 से 3 कैंसिल, टी बराबर अपने पास होगा 1/3, यानी आराम से बता सकते हो। मात्र 2 से 3 स्टेप का एक क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक मनुष्य 2 पहाड़ियों के बीच में खड़ा होकर एक गोली को चलाता, प्रथम प्रतिध्वनि से 3 सेकंड पश्चात वो सुनाई, दूसरी प्रतिध्वनि से 5 सेकंड पश्चात वो सुनाई देती है। तो यदि ध्वनि का वेग कितना हो तो भाई पहाड़ियों के बीच की दूरी कितनी। भाई देखो इसके समझो, मानो एक पहाड़ी ये है और एक पहाड़ी इस प्रकार से स्थित है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर मानो बीच में कोई ये मनुष्य यहाँ पर वो खड़ा हुआ, ठीक है, ओके। ये मनुष्य यहाँ पर अच्छे से बना देता हूँ, देखो ये मनुष्य यहाँ पर खड़ा हुआ। तो इसने ये बताया कि इधर वाली जो पहाड़ी है इससे कोई ध्वनि इस प्रकार, मान दो इसने कुछ बात बोली और वो इसे टकरा कर मानो इस प्रकार से वो वापस आ रही, तो इसको यहाँ से जाकर यहाँ से जाकर यहाँ से जाकर, यानी कि इसको यहाँ पर से जाकर यहाँ से आने में वो 3 सेकंड लगा, यानी 3 सेकंड, और यहाँ सेम यही प्रोसेस यहाँ पर फॉलो होगा, यहाँ पर 5 सेकंड लगा। यानी कि मेरे को ये बताओगे सर इसको यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगा, आप बताओ सर 3/2, कोई दिक्कत नहीं 3/2, और यहाँ से ये होगा 5/2, कोई दिक्कत नहीं 5/2, यानी जो टोटल समय है वो अपने पास होगा 3/2 और 5/2, ठीक है, ओके। और जो अब देखो हमारे पास समय आ गया, हमारे पास वेग है, तो हम दूरी आराम से निकाल सकते हैं। सर दूरी बराबर होता है, दूरी बराबर होता है अपना चाल गुणा समय, तो चाल अपने पास है कितनी सर 330, और समय अपने पास हो गया सर 3 + का 5/2, इसे कैंसिल, सर ये कितना होगा, तो अपने पास 115 हो गया, ठीक है। इसको अगर मल्टीप्लाई कर दो 115 गुणा 8, तो 8 × 40 लगभग अपने पास होगा, बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है, ओके, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, 50 माइक्रोफेरेड धारिता धारिता के संधारित्र को 10 माइक्रो कूलम प्रति सेकंड की दर से आवेशित किया जाए करने पर उसके जो समय अंतराल है, मतलब समय अंतराल पश्चात 10 वोल्ट विभव आ जाता है, समय कितना होगा। इसमें आपसे ये पूछा गया है कि मानो अगर इसमें ये बोला गया है कि मानो अगर कोई आपके पास संधारित्र है, उसको हम इस पर मतलब उसके ऊपर इतनी वो धारिता है, यानी उसका जो कैपेसिटेंस है वो अपने पास 500 माइक्रोफेरेड है, ठीक है, ओके। और उसका जो उसको आवेश हम किस प्रकार से वो दे रहे हैं, यानी उसको ये बताया गया 1 सेकंड में उसको हमने उसको 100 माइक्रोकूलम आवेश दिया, तो अगर उसमें इतना भी विभव आता तो कितना समय लगेगा। एक्चुअली बेसिकली इसे कुछ नहीं पूछा, इसमें ये पूछा गया कि जो आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पर, जो उसको अगर आपको समय निकालना है तो टी बराबर अपने पास कुल आवेश बट्टा आवेश को उसको प्रति सेकंड दिया गया आवेश, ठीक है। यानी तो टी बराबर अपने पास है कुल आवेश बट्टा प्रति सेकंड आवेश, ठीक है, ओके। कुल आवेश निकाल दो, कुल आवेश निकालने का फॉर्मूला अपने पास होता है सर क्यू बराबर, देखो क्यू बराबर होता है CV, ठीक है, क्यू बराबर होगा CV। अब C अपने पास है 500 गुणा 10⁻⁻6 गुणा V अपने पास है 10, ठीक है, 10 होगा अपने पास। अब देखो यहाँ से देखो ये 3 ये कैंसिल होगा सर, यहाँ पर -3 आ गया, 5 गुणा 10⁻⁻3 अपने पास कुल आवेश है, और 1 सेकंड उसने आवेश दिया है 100 माइक्रोकूलम, 100 गुणा 10⁻⁻6, ठीक है, ओके। और तो यहाँ से मेरे भाई यहाँ से अगर मैंने इसको काटा तो नीचे अपने पास का 10⁻⁻3, ठीक है, ओके। तो भाई 5 बट्टा इसको मैंने इससे काटा तो भाई 10⁻⁻1, यानी कि 10⁻⁻1 इसको ऊपर जाएगा तो भाई 50 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका डी। अगला क्वेश्चन देखो, आर रेडियस के बेलनाकार चालक से प्रवाहित धारा आई है, और अगर उसकी सतह से अंदर की ओर r/4 दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान अगर 10 टेस्ला भाई उसकी सतह से बाहर 4r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान है। भाई इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो आप, भाई बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। मैं इसलिए लेके आऊँ क्वेश्चन ताकि आपको ये बता सकूँ ऐसे क्वेश्चन को स्किप करना है,
अगर इसका आंसर जाना तो भाई आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 8/3 T। अब कैसे आएगा, थोड़ा अगर जाना चाहो तो जान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो आपको पता है, मानो अगर कोई बेलनाकार तार है भाई, ऐसे क्वेश्चन सोल्व मत करना भाई, स्किप कर देना, मतलब अच्छा रहेगा, ठीक है। अगर कोई बेलनाकार तार है भाई, उसके लिए अपने पास जो बी का फॉर्मूला क्या होता है सर, बी बराबर होता है μ0/4π 2i, यानी कि ये है उसके अंदर की तरफ 2i स्मॉल r/r², ठीक है। ये होगा उसके अंदर की तरफ। तो भाई इसके लिए यहाँ पर r की जगह r/4 पुट करना, और उसके बाद आपके पास बाहरी तरफ बता रहा हूँ सर, μ0/4π वो अपने पास होगा सर 2i/r²। भाई ये होगा अपने बाहरी तरफ। भाई इस प्रकार से सोल्व कर लेना, आप आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, चुंबकीय आघूर्ण M वाले एक समान चुंबक को निम्न प्रकार से उसे रिप्रेजेंट किया गया, उसे मतलब उसको को व्यवस्थित किया गया। तो भाई उसका संभव त्रिभुज में उसको मोड़ा जाए तो कुल चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। भाई इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, स्किप कर सकते हो। वैसे अगर सोल्व करना चाहो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, 2M, ठीक है। 2 मतलब कि M आएगा। तो वैसे ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा नहीं, बट मैं इस क्वेश्चन आपको इसलिए लेके आऊँ तो बता सकूँ, इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो आप, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। तो भाई इस क्वेश्चन को स्किप कर देना मेरे भाई, अच्छा रहेगा। अदरवाइज तो भाई देखो प्रॉब्लम है, तो अच्छा कोई दिक्कत नहीं। अगर अपने 20 नंबर आ रहे हैं तो भी अपना सिलेक्शन वहीं पर होगा जहाँ पर किसी स्टूडेंट को 10 नंबर आ रहे हैं, ठीक। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, ठीक है। कभी इस क्वेश्चन को आपको वो डिटेल में समझाऊंगा, अभी स्किप करो इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखो, उस प्रत्यावर्तित धारा का मान क्या होगा, उस प्रत्यावर्तित धारा का मान क्या होगा जिसमें एक प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली जो मतलब एक प्रतिरोध से उत्पन्न ऊष्मा है, उसमें 2 एम्पीयर की दृष्टि धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न ऊष्मा की 3 गुनी। यानी कि इसमें यह बोला गया है कि देखो, इसमें यह बोला गया है कि एक तो IRMS द्वारा, भाई ये क्वेश्चन भी रिपीट है, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन रिपीट है तो भाई इसका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए अगर रिपीट है तो। देखो इसमें यह बोला गया है कि जो IRMS द्वारा उत्पन्न जो ऊष्मा है वो कितनी होगी, अपने पास IRMS का स्क्वायर इंटू RT, ठीक है। वो है अपने पास 3 गुनी है IRT के। यानी कि जो अपने पास यहाँ पर जो अपने पास डायरेक्ट करंट है उसके द्वारा जो उत्पन्न ऊष्मा उसकी 3 गुनी अपने पास IRMS की मतलब उत्पन्न ऊष्मा। तो भाई यहाँ से RT से RT इसको कैंसिल कर सकते हो आप, ठीक है। तो IRMS का स्क्वायर और अपने पास 3 × 2, ठीक है। 3 × 2 है ना, 3 × 2 है ना, हाँ 2 आई स्क्वायर होगा मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। ओके, तो भाई 2 का 4 आ गया, ठीक है। तो IRMS, ठीक है। तो भाई ये होगा मेरे पास √3 × 2, सोल्व करना 1.73 × 2 बराबर अपने पास होगा 3.46, ठीक है, 3.46, ठीक है। ऑप्शन नंबर होगा बी, आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इजी क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, बोर के अनुसार किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की एक निश्चित ऊर्जा होती है, तो अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार किसी उत्तेजित अवस्था में उसका आयुकाल कितना होगा। पर डायरेक्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। कोई इलेक्ट्रॉन अगर कोई उत्तेजित अवस्था में है, कोई इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में, तो भाई उस उत्तेजित अवस्था में अनंत समय तक गोर रह सकता है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, इनफाइनाइट होगा, ठीक है। कोई इसमें कोई किसी प्रकार का कॉन्सेप्ट नहीं, किसी प्रकार कुछ नहीं है, बस इसमें यही है कि बस आपको एक कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन इसको आपको याद ही करने होते हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में है तो भाई वो वहाँ पर अनंत समय तक रह सकता है। कब तक, तब तक जब तक उसके ऊपर कोई ऊर्जा वगैरह उसको नहीं दी जाए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखो, जब एक बैटरी को पी प्रकार के अर्धचालक के साथ उसे धात्विक तार, यानी कि उसने ये बोला कि जो पी प्रकार अर्धचालक है उसको उस मानो देखो पी प्रकार जो अर्धचालक है इसको हमने किसी धात्विक चालक से कनेक्ट कर दिया, उसको हमने कोई बैटरी जोड़ दी है, ठीक है। तो आपको ये बताया गया कि सर इसमें किस प्रकार के आयंस होंगे। तो आपको पता है कि सर जो पी अपने पास है तो इसकी वजह से तो होल्स होंगे, यानी जो पी पर है पॉजिटिव, अगर कोई अपने पास डायोड है या फिर वो ट्रांजिस्टर है तो भाई उसकी वजह से पी है तो भाई होल अधिक होंगे, यानी होल्स ज़्यादा होंगे, ठीक है। अब होल्स है तो भाई उसके साथ कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब ये तो हो गया अपने केवल इसकी वजह से। अब अपने पास एक धात्विक चालक, जो धात्विक चालक होते हैं उसकी वजह से अपने पास आयंस, कुछ मात्रा में आयंस भी होते हैं मेरे भाई, ठीक है। देखो पी प्रकार चालक एक धात्विक तार से जोड़ते हैं, ठीक, ओके, कोई दिक्कत नहीं। देखो पी प्रकार का चालक है उसकी वजह से अपने पास हो गए होल्स, और जो ये चालक है तार उसकी वजह से अपने पास हो गए इलेक्ट्रॉन, और जो कुछ मात्रा में आयंस में होंगे उन आयंस को हम इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं इन दी पी, मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो उसको हम आयन बोल सकते हैं, ठीक है। तो आयनों का अब देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, यानी इसमें यह पूछा गया है कि आपको इस प्रकार का एक क्रम बताना है कि किस प्रकार के क्रम में वो वहां पर आपको जो बैटरी वगैरह उसमें उपस्थित होंगे। तो भाई आपको ये पता है कि अगर पी प्रकार का चला तो भाई पी प्रकार के चालक में होल सबसे ज्यादा होते हैं, यानी होल सबसे ज्यादा होंगे। उसके बाद जो तार हमने कनेक्ट किया है उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन, तो भाई इलेक्ट्रॉन बाद में आएंगे, और जो कुछ मात्रा में आयंस होंगे तो आयंस अपने पास जो ये पी प्रकार का चालक उसकी वजह से आ गए, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, ठीक है। तो एक लास्ट क्वेश्चन देख लो मेरे भाई, हाँ, समान आयाम आवर्ती की दो अपने पास वेव है, ठीक है, वो अध्यारोपित होती है जब कब
दो दो कंडीशन अपने पास, एक तो समान कला में, एक अपने पास 90 डिग्री की कलांतर प्राप्त होती है। तो आपको ये बताना है कि उनके जो तीव्रता का अनुपात कितना हो। तो मेरे को ये बता दो मेरे भाई कि आई जब समान कला में होती है तो भाई उसके लिए फॉर्मूला होता है क्या, आई स्क्वायर, आई देखो आई बराबर होता है अपने पास, अगर स्क्वायर करना चाहो तो साथ कर दो, अदरवाइज छोड़ना चाहो तो छोड़ दो। आई स्क्वायर एक्चुअल में आई बराबर अपने पास होता है √I1 प्लस का √I2, ठीक है, √I2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ओके ओके ठीक है ओके। अब देखो ये बताया गया कि सर वो समान आवर्ती की और समान उनकी सब कुछ होगी, ठीक है। तो अगर समान है तो भाई ये आई होगा और ये भी आई होगा, ठीक है। अब आई हो गया 2√I, ठीक है, 2√I का स्क्वायर यानी 4I, यानी कि पहली कंडीशन है सर वो समान कला में आई बराबर अपने पास आएगा 4I नोट लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन अपने पास ऐसी है कि वो है उनके बीच में 90 डिग्री का कलांतर, अगर 90 डिग्री का कलांतर अपने पास है तो सर आई बराबर अपने पास होगा √I1, ओके, और √I2, ठीक, ओके, √I2 प्लस अगर 90 डिग्री का है तो भाई जो कोस थीटा वाला है वो अपने पास कट जाएगा एज इट इज, ठीक है, ओके। तो इसको हमने एज इट इज लिख लिया, ओके ओके ओके, ठीक है, ये ऐसे ही रहेगा मेरे भाई, ठीक है, ओके। तो यहां पर ये हो गया अपने पास 2, ओके, देखो आई और आई होगा अपने पास 2√I, ओके, 2√I, ओके ओके, ये 2√I का अगर में इधर स्क्वायर होगा, देखो इधर अंडर होगा, ठीक है, और अगर इधर अंडर है तो मेरे भाई इधर भी अंडर होता है। अब देखो समझाता हूँ, देखो मेरे भाई इधर स्क्वायर होता है, ओके, तो इधर भी स्क्वायर होता है, ठीक है, ओके। अगर मैं इसको स्क्वायर उठाता हूँ तो इधर अंडर आएगा, ओके। अगर इधर अंडर आ गया है तो भाई देखो आपको आराम से वो समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो इधर अगर अंडर है तो इधर अंडर वो अगर होता है तो भाई देखो अगर इधर अंडर है तो ये अंडर और अंडर 2√I, ठीक है, ओके, ये अंडर में रहता है, यानी ये √2I हो गया, ठीक है, ओके। और इधर अपने पास एक्चुअल में अंडर में 2I नोड, ओके, ये अपने पास होता है अंडर में 2I नोड, ओके। देखो देखो इसको आराम से समझो मेरे भाई, देखो कि को थोड़ा सा समझाना पड़ेगा आप लोगों को। देखो देखो एक्चुअली तो फॉर्मूला अपने पास होता है वो क्या होता है, एक्चुअली तो फॉर्मूला अपने पास होता है वो अपने पास ऐसा होता है। देखो मैं चाहता था कि इसको मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में कर दूं, ठीक है, बट ये शॉर्ट में क्वेश्चन होगा नहीं क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको ऐसे समझो आप। देखो आई बराबर अपने पास होता है, आई बराबर अपने पास होता है √I1, ओके, प्लस का √I2, ओके, प्लस का 2√I1 इंटू कोस थीटा, ये अपने पास एक जो फॉर्मूला होता है इसका अंडर रूट होता है अपने पास, ठीक है, ओके। अब अगर अपने पास समान कला में आपतित हो रही है इसका मतलब ये होगा मेरे पास जो कोस 0 है वो अपने पास 0 होगा, यानी कि सर वो अंडर रूट के अंदर √I1 प्लस का √I2 का स्क्वायर होगा अपने पास। आई बात समझ, यहां तक आपको समझ में आ गया, ओके। तो यहां सर आई बराबर अपने पास इससे ये कैंसिल होगा, यानी 2I अपने पास यहां पर हो गया 2√I, ठीक है, 2√I अपने पास यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ओके। अब दूसरी कंडीशन अपने पास ऐसी है कि सर वहां पर अपने पास जो कलांतर वो 90 डिग्री का, अगर कलांतर 90 डिग्री का है तो भाई मेरे भाई ये क्वेश्चन होगा वो सब पास होगा √I1 प्लस का √I2 प्लस आगे वाला होगा 0, भाई इसका आपको अंडरूट करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर देखो अगर ये दोनों बराबर हैं तो भाई ये 2√I का अंडरूट, अब मेरे भाई अब इसको स्क्वायर करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर आई स्क्वायर बराबर होगा 4I, ठीक है, 4I नोट, और अगर इसका स्क्वायर करता हूँ सर मेरे भाई तो आई स्क्वायर बराबर होगा अपने पास सर ये अपने पास हो गया सर 2√I, ठीक है, ओके, कोई नहीं 2√I अपने पास हो गया, ओके। इसको यहाँ से मेरे दोस्त इसको थोड़ा यहाँ से हटाते हैं, देखो इसको यहाँ से, ठीक है, ओके, ये यहाँ से हटेगा, ठीक है, क्योंकि सर अगर इसका करता हूँ तो ये हटेगा, कोई दिक्कत नहीं, इसको हटाते हैं यहाँ पर, ठीक है, ओके। तो मेरे भाई आपको ये बताया गया सर I अपॉन I यानी कि आई मैक्सिमम लिख लो यहाँ पर और आई 90 डिग्री लिख लो, ठीक है। तो मेरे भाई वो अपने पास होगा 4I नोट अपॉन 2I नोट, ठीक है, इसे कैंसिल मेरे भाई 2 अनुपात 1, यानी कि आपको ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर आपका C सही होगा। तो मेरे भाई ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, तो अगर आपको समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं है, अलग से किसी दिन जब आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा आपको समझाते हैं। अगर आपके एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आता है तो अगर चाहो तो इस क्वेश्चन को याद कर लो, 2 अनुपात 1 इसका आंसर आएगा, अदरवाइज समझ में आए तो समझना। पहले वाली वीडियो में मैंने इसको अच्छे से समझा रखा जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था, ठीक है। तो मेरे भाई ये था आप लोगों के लिए आज का फिजिक्स प्रैक्टिस सेट। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और भाई अब आपकी जिम्मेदारी बनती है आप हमको सपोर्ट करो। तो अगर आप सपोर्ट करोगे भाई आपको बेहतरीन कंटेंट ऐसा ही मिलता रहेगा। अब आपसे मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर, तब तो जय हिंद जय भारत।